हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 17 मई को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है हेल्थ एडवाइस टू टेक विथ नो पिंच ऑफ सॉल्ट। इसमें हम एक मेंस का क्वेश्चन तैयार करेंगे। जो थीम है इसकी वो है हाइपरटेंशन एज अ साइलेंट किलर। ब्लड प्रेशर क्या है, क्यों होता है, क्या रीजंस हैं, सरकार के क्या इनिशिएटिव्स हैं और क्या क्या मेजर्स सजेस्ट किए जा सकते हैं, वो सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है ड्राफ्ट डिजिटल कंपटीशन बिल एंड व्हाई बिग टेक अपोजेस। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से। आपको क्रिटिकल एनालिसिस आ सकता है, डिजिटल कंपटीशन बिल के बारे में पूछा जा सकता है, प्रॉज एंड कॉन्स पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपको प्रीलिम्स में कंपटीशन एक्ट 2002 और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, उसको भी कवर करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है कैन पार्टीज बी डी रिकॉग्नाइज्ड और डी रजिस्टर्ड। डी रिकॉग्नाइज्ड और डी रजिस्टर्ड दोनों के बीच का जो अंतर है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। पॉलिटी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन कमीशन की जो पावर है उसके पर्सपेक्टिव से मेंस और प्री दोनों में पूछा जा सकता है। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे दी गई होगी, या फिर आप डायरेक्टली सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस सर्च कर लीजिए, वहाँ से भी आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है हेल्थ एडवाइस टू टेक विथ नो पिंच ऑफ सॉल्ट। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है, GS2 मेंस के पर्सपेक्टिव से हेल्थ से रिलेटेड ये आर्टिकल है। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्टली डेटाबेस चीज़ें प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। बेसिकली अगर आर्टिकल की थीम की बात करें तो थीम क्या है? हाइपरटेंशन एज अ साइलेंट किलर। यहाँ पर हम हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे। उससे पहले ब्लड प्रेशर होता क्या है ये समझेंगे, हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर होने के रीजंस क्या हैं, इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में भी चर्चा की जाएगी। सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं जो हाई ब्लड प्रेशर इशू है उसे एड्रेस करने के लिए। और इसके अलावा क्या बात करेंगे? वे फॉरवर्ड की बात करेंगे, कुछ और मेजर्स की बात करेंगे। आपको एक मेंस में क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसी तरीके से, एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा हाइपरटेंशन या हाई बीपी के बारे में। एक स्टेटमेंट देने के बाद इस तरीके से पूछा जा सकता है कि प्लीज़ कुछ मेजर्स सजेस्ट करिए, प्लीज़ सजेस्ट सम मेजर टू एड्रेस द कंसर्न ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इन इंडियन पॉपुलेशन। इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा मेंस में उसे हम यहाँ पर एड्रेस करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल आया क्यों है उसके कंटेक्स्ट की बात कर लेते हैं, न्यूज़ में क्यों है। रिसेंटली जब कोविड-19 की वैक्सीन के बारे में पता चला कि इससे ब्लड क्लॉट हो सकता है और उस ब्लड क्लॉटिंग से लोगों को कार्डियक अरेस्ट आने की संभावनाएं बढ़ सकती है, तब से जो पब्लिक इंटरेस्ट है, पब्लिक अटेंशन है इस कोविड-19 वैक्सीन में बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रूवन बिगर और प्रिवेंटिव रिस्क फैक्टर फॉर द हार्ट इज़ हाई बीपी, इसमें कभी कोई जो है अटेंशन, पब्लिक अटेंशन देखने को नहीं मिला है। क्या बोल रहा है कि प्रूवन है, बिगर है और प्रिवेंटेबल रिस्क फैक्टर है हार्ट के लिए हाई ब्लड प्रेशर, उस पे आज तक पब्लिक ने अटेंशन दी ही नहीं है। जो हाइपरटेंशन है वो एक साइलेंट किलर है। वो आपको बीपी हो रखा है, आपने डायग्नोसिस नहीं कराया तो आपको पता भी नहीं चलेगा। हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, जब तक के कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते हैं ये एज अ साइलेंट किलर काम करता रहता है। इसका डायग्नोसिस करना इतना आसान भी नहीं होता है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ जितनी भी हो रही हैं उसमें एक बहुत बड़ा रोल हाई ब्लड प्रेशर का भी होता है। अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर होता क्या है। ब्लड प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ बॉडी आर्टरीज। आपको आर्टरीज और वेन्स के बारे में पता होगा, एक छोटे से ट्यूब की तरह होता है, पाइप की तरह होता है। अगर आप अपना हाथ देखेंगे अभी तो हल्की सी आपको ग्रीनिश और ब्लूइश टाइप की एक लाइन दिखाई दे रही होगी, इसी के थ्रू पूरा ब्लड बॉडी में फ्लो होता है। तो ये आर्टरीज के अंदर जब ब्लड फ्लो होगा तो ये क्या करेगा, जो बहुत तेज़ी से ब्लड जो है लिक्विड फॉर्म में होता है और बहुत तेज़ी से बहता है, तो ये जो वॉल होती है इस आर्टरीज की, इसको कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगा, इसके अगेंस्ट में कुछ फोर्स लगाएगा और इसी फोर्स को जो एक्सर्ट करता है ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स, इसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसे एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। आपने जो है अभी गर्मी का समय भी है और आप अपने कूलर में पानी भर रहे होंगे। कूलर में पानी कैसे भर रहे होंगे? पाइप लगा करके। पाइप लगाते हैं आप तो आप
आपका जो पाइप है, जैसे पाइप से पानी निकल के आ रहा है उसी तरीके से आर्टरी से ब्लड बहता है। पानी भी जो है क्या करेगा, कुछ फोर्स लगा रहा होगा। अगर मान लीजिए आपने इसका एरिया कम कर दिया तो यहाँ से बहुत स्पीड के साथ जो है पानी निकलता है। आप करते हैं ऐसा बहुत बार, है ना। छोटे में तो ज़रूर करते थे कि आधा बंद कर देते थे या फिर आपको दूर तक भेजना होता था। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ, हमने एरिया को कम कर दिया, वेलोसिटी बढ़ गई। जब बहुत तेज़ी से अगर मान लीजिए एरिया कम होता है और तो आपका ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके पास जो एरिया है जाने के लिए वो भी कम हो जाएगा। मान लीजिए आपका ये आर्टरी है और इतना जो है आपने एरिया को ख़त्म कर दिया, ब्लॉक कर दिया, तो अब आपके ब्लड को यहाँ से जाना पड़ेगा। पहले पूरे एरिया से जा रहा था, अब इतने से एरिया में जाना पड़ेगा। तो क्या होगा, ये बाजू वाली जो वॉल होगी इसमें ज़्यादा प्रेशर लगाएगा। क्यों लगाएगा, क्योंकि अब एरिया कम हो गया है और उसे तेज़ी से निकलना पड़ रहा है, ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो जो ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है अगर आपके आर्टरीज़ में प्लेग जमा हो जाता है या फिर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। ये आर्टरीज़ जब जब ब्लॉक हो जाएगी तब क्या होगा, ये जो ब्लड प्रेशर होगा वो बढ़ता हुआ नज़र आएगा। दूसरा रीज़न क्या है ब्लड प्रेशर बढ़ने का, दूसरा ये भी हो सकता है कि जो आपका ब्लड है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए। अगर वो भी बहुत लिक्विड गाढ़ा हो जाएगा तब भी उसे फ्लो होने में दिक्कत होगी, क्योंकि विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और आजू बाजू की जो वॉल है उस पर बहुत प्रेशर लगाएगा। तो इस सिचुएशन में भी हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। ठीक, तो ये आपकी क्या होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ने की कंडीशंस होती हैं। हाई ब्लड प्रेशर कब माना जाता है, जब आपकी जो बीपी की मशीन है उसमें जो ब्लड प्रेशर इंडिकेट हो रहा है वो 140 mmHg से ऊपर आना चाहिए। ये चीज़ें क्लियर है। अब ये जो प्लेग है ये क्यों जमा होते हैं, आप जैसा खाना खा रहे हैं उसके कारण, अगर आप बहुत ज़्यादा तेल खा रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर जमा होते चला जाएगा और यहाँ पर आपकी जो आर्टरीज़ है वो ब्लॉक हो जाएगी। अब ये आर्टरीज़ आपके हार्ट तक पहुँचती है। अब ब्लड अगर हार्ट को नहीं पहुँचा, ऑक्सीजन अगर हार्ट को नहीं पहुँचा तो हार्ट क्या करना बंद कर देगा, काम करना बंद कर देगा। यही जो है ब्लड आपके ब्रेन तक नहीं पहुँचा तो आपका ब्रेन काम करना बंद कर देगा और इन केसेस में आपको हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और स्ट्रोक आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इसका मतलब अगर बीपी हो रहा है तो आने वाले समय में आपको हार्ट्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती है। होपफुली ये चीज़ें क्लियर है, बीपी एज अ कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब कुछ यहाँ पर डेटा की बात कर लेते हैं। 2023 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अपनी पहली रिपोर्ट हाइपरटेंशन के ऊपर रिलीज़ की थी, जिसका नाम है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हाइपरटेंशन, द रेस अगेंस्ट साइलेंट किलर। साइलेंट किलर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को रहता है लेकिन डायग्नोज भी नहीं हो पाता और लोग इस पर ध्यान भी नहीं देते। साइलेंटली आपकी बॉडी को अंदर से ख़त्म कर रहा होता है। तो हाइपरटेंशन जो है इसलिए साइलेंट किलर कहलाता है। तो हाई ब्लड प्रेशर, अगर हम रिस्क की बात करें तो हर साल लगभग ग्लोबली 10.8 मिलियन लोग जो है इससे मर रहे हैं और ये एक प्रिवेंटेबल डिसीज़ है। इसे आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप डायग्नोस करा लें, दवाई खा लें तो आपका जो ब्लड प्रेशर है उसे ईजिली कंट्रोल किया जा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें और इसको कंपेयर करें शुगर से या फिर टोबैको यूज़ से होने वाली डेथ से, तो शुगर और टोबैको यूज़ से होने वाली डेथ से भी ज़्यादा डेथ आपकी हाइपरटेंशन के कारण हो रही है। ग्लोबली लगभग 46% अडल्ट जिनको हाइपरटेंशन है उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं है और लगभग 42% ऐसे हैं जो डायग्नोस हुए हैं या फिर वो ट्रीट हुए हैं। अगर डायग्नोस भी हो गए हैं तो ट्रीट नहीं हुए हैं। 42% ऐसे हैं और केवल 21% अडल्ट ऐसे हैं जिनका हाइपरटेंशन अंडर कंट्रोल है। होपफुली ये डेटा आपको क्लियर हो गया होगा। डेटा इंपॉर्टेंट है आपके आंसर को जस्टिफाई करने के लिए। ठीक, इंडिया में जो एस्टिमेट किया गया है उसका क्या डेटा है उसे देख लेते हैं। ICMR का इंडिया डायबिटीज़ स्टडी की गई थी जिसमें यह एस्टिमेट किया गया था लगभग 311 मिलियन पीपल को 1 in every 3 अडल्ट हाइपरटेंशन का इशू है और 101 मिलियन पीपल ऐसे हैं जिसे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि हाइपरटेंशन 3 टाइम्स ज़्यादा है इंडिया में और लोगों में, लेकिन इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है हाई ब्लड प्रेशर को लेके जितनी अवेयरनेस शुगर को लेकर फिर भी
हो गई है ना। तो यहाँ पर हम इसलिए हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर कह रहे हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, बताइए हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर क्यों कहा जा रहा है। तो आपको पहले तो रीज़न देना होगा और उसके बाद आपको डेटा पुट करना पड़ेगा अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए। नाउ विल टॉक अबाउट द रीजंस। क्या रीज़न है, तो मैंने आपको ऑलमोस्ट चीज़ें बता ही दी है। अगर आप एक्सेस डाइटरी सॉल्ट इनटेक करते हैं तो आपका जो ब्लड है वो थिक होता जाता है, और अगर आपका ब्लड गाढ़ा हो जाएगा तो उस केस में ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक, तो यहाँ पर जो है WHO ने क्या कहा है, WHO ने कहा है कि आप जो है 5 ग्राम से अधिक सॉल्ट इनटेक नहीं कर सकते पर डे। इससे ज़्यादा सॉल्ट आपको नहीं लेना है, ये WHO की रिकमेंडेशन है। लेकिन इंडिया में पर पर्सन लगभग 11 ग्राम जो है सॉल्ट का इंटेक हम लोग करते हैं, और एक्स्ट्रा नमक लगा कर खाते हैं। वो एक्स्ट्रा पिंच ऑफ सॉल्ट को आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। जैसा भी खाना बना है, नमक कम है तो भी उसे खाना है। कम नमक खाना ज़्यादा आपकी सेहत के लिए बेहतर चीज़ है। अगर रिसर्च की बात करें, अगर सॉल्ट इंटेक को कम किया जाता है तो कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ की जो रिस्क है वो 30% कम हो जाती है और मोर्टेलिटी 20% कम हो जाती है, अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट। ठीक, तो यहाँ पर जो है इंडिया में तो बहुत ज़्यादा इशू है, क्योंकि हम ऊपर से नमक डालते हैं, वैसे ही बहुत मसाला खाते हैं और नमक भी खूब सारा डालते हैं। नेक्स्ट इशू क्या है, एक्यूट स्ट्रेस। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहोगे तो ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम आ ही जाएगी। बहुत ज़्यादा अगर टेंशन लेंगे तो भी इस तरह की इश्यूज़ आने लगते हैं। नेक्स्ट क्या है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। कहीं उठना नहीं, बैठना नहीं, तो ऐसे में आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो बर्न नहीं हो पाता, और जब कोलेस्ट्रॉल बर्न नहीं होगा तो जमा होगा, और जमा होगा तो ऑब्वियस है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर इशू आ सकता है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ अल्कोहल एंड टबैको एट्सेट्रा। डायरेक्टली जो है इन सारी चीज़ों के कारण नहीं हो रहा है, लेकिन ये आपका एक तरीके से रिस्क फैक्टर है जो कि चांसेस को बढ़ा देता है हाई ब्लड प्रेशर होने के, हाइपरटेंशन होने के। कैसे, ऑब्वियसली आप अल्कोहल लेंगे, आपकी जो नाइट साइकिल है वो ख़राब होगी, स्ट्रेस होगा, लाइफस्टाइल ख़राब होगी, और उसके कारण फिर लाइफस्टाइल डिसीजेस जैसे कि हाई बीपी और शुगर, ये सारी चीज़ें होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ठीक, तो इन सारी चीज़ों को लिमिट में करेंगे तो आपकी लाइफस्टाइल बहुत बेहतर हो सकती है, और इस तरीके की नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ को आप क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, जो हाइपरटेंशन इशू है वो किसी पर्टिकुलर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप को नहीं होता है। क्या मतलब है इसका, आपने जनरली ये परसेप्शन देखा होगा कि हाई शुगर जनरली जो रिच लोग हैं उनको हो रहा है, ये एक परसेप्शन बन चुका है। उसी तरीके से हाई बीपी का प्रॉब्लम भी सिर्फ रिच या फिर अपर मिडिल क्लास लोगों को हो रहा है। इस तरह की चीज़ें गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो लोअर इनकम के लोग हैं उनको ये प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन डायग्नोसिस उनका नहीं हो पाता है, इसलिए पता नहीं चलता। रिसेंटली एक सर्वे हुआ था दिल्ली में, जिसमें एक NGO ने 5 लोकेलिटीज़ में सर्वे किया था, और लगभग 12,000 सैंपल लिए थे 12,000 लोगों के। उसमें हर वर्ग के लोग थे, और हर वर्ग के लोगों को हाई बीपी के इश्यूज़ देखने को मिले थे। कुछ लोग जो है माइग्रेंट वर्कर्स थे, कुछ रिक्शा टैक्सी ड्राइवर्स थे, और कुछ महिलाएं थी, कुछ पुरुष थे, और कुछ अपर मिडिल क्लास लोग थे। तो हर वर्ग के लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। तो हमें ये सोच लेना कि हाई बीपी प्रॉब्लम सिर्फ रिच लोगों की प्रॉब्लम है, ये बहुत ज़्यादा गलत होगा। और इन्हीं इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए सरकार ने जो है इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव लॉन्च किया था 2017 में। पहली बार सरकार ने जो है हाइपरटेंशन से रिलेटेड कोई इनिशिएटिव शुरू किया था, जिसमें सरकार ने टारगेट किया था कि कम से कम 75 मिलियन पीपल जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर हुआ है उनके बीपी को कंट्रोल किया जाएगा बाय 2025। ठीक, ये बेसिकली 75 मिलियन पीपल हाई ब्लड प्रेशर और शुगर, हाई शुगर वाले थे, इनका शुगर लेवल और बीपी डायग्नोसिस किया जाएगा और इन्हें प्रॉपर ट्रीट किया जाएगा, ये टारगेट किया गया था। जो इनिशिएटिव है उसे किसने शुरू किया है, ICMR के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, और इसके पार्टनर कौन कौन से हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसके अंदर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है जिसे आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, WHO इंडिया एंड अदर पार्टनर्स इंक्लूडिंग अदर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। इन
सब के द्वारा ये प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है और इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। 2017 में जब इसे शुरू किया गया था तो केवल 5 ऐसे स्टेट थे और 25 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जहां पर इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा था, लेकिन 2023 में ऑलमोस्ट 140 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। मैंने आपको कहा कि यहाँ पर आपको डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज याद रखना होगा, वो इसलिए कहा क्योंकि एक बार FSSAI के बारे में क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ चुका है, आई थिंक 2017 या 18 में आया था। और उसके अंदर आप सभी को पता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई है, लेकिन किस डिपार्टमेंट के अंदर है ये किसी को नहीं पता था। वहाँ डिपार्टमेंट दिया हुआ था और वो स्टेटमेंट गलत था, इसलिए आपको UPSC में भी डिपार्टमेंट भी पूछे जा सकते हैं अगर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करना हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करना हो। अब बात कर लेते हैं IHCI के बारे में, क्योंकि आपको ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। IHCI फॉलोज 5 सिंपल एंड स्केलेबल स्ट्रेटेजीज इम्प्लीमेंटेड थ्रू प्राइमरी हेल्थ केयर। तो यहाँ पर हम 5 स्केलेबल स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करेंगे जिसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी के थ्रू। पहले आपने सुना होगा जो हाई BP का प्रॉब्लम है या फिर शुगर का प्रॉब्लम है, उसके लिए हमेशा आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना होता था, वहाँ पर ही आपको दवाइयाँ मिली करती थी। अब क्या किया है इस प्रोग्राम के अंदर, जो प्राइमरी हेल्थ केयर आपके प्रोवाइडर हैं, जो आपके PHCs हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं, जो आयुष्मान भारत के अंदर बनाए जा रहे हैं 1.5 लाख, इनको इक्विप्ड किया है। यहाँ पर जो आशा वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं आपके, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड चीज़ों को क्या किया जा सके, एड्रेस किया जा सके। तो अब इसमें जो 5 स्ट्रेटजीज़ हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो सिंपल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रखा गया है। 3 ड्रग को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया गया है इस प्रोग्राम के अंदर, और सबको बता दिया गया है कि BP के लिए यही 3 दवाइयाँ हैं और इन्हीं 3 दवाइयों को आपको देना है। सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन किया गया है ताकि ये 3 ड्रग की जो अवेलेबिलिटी है वो लोकल लेवल तक हो सके। नेक्स्ट क्या है, पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच यहाँ पर अपनाई गई है। अगर आप डॉक्टर के पास एक बार भी गए हैं PHC में तो आपको लगभग 30 दिन की दवाइयाँ फ्री दी जाएगी, है ना। 30 दिन की दवाइयाँ अवेलेबल कराई जाएगी ताकि आपकी एक विजिट में अगले 30 दिन तक आपको विजिट ना करना पड़े। नेक्स्ट क्या है, बिल्डिंग स्टाफ कैपेसिटी। जो स्टाफ की कैपेसिटी है उसको बिल्ड किया गया है और प्राइमरी हेल्थ केयर सेटिंग्स में ये सारी चीज़ें की जा रही है, तो ऑब्वियसली जो ट्रेनिंग है वो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। BP से रिलेटेड अवेयरनेस बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आपके स्टाफ मेंबर्स हैं, जो नर्स हैं, जो आपके कंपाउंडर्स हैं, इसके अलावा जो आशा वर्कर्स होंगे, जो आपके प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस में प्रोवाइड कर रहे होंगे, इन सबको ट्रेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा फॉलोअप किया जा रहा है, और किसके थ्रू, डिजिटल टूल्स के थ्रू फॉलोअप किया जा रहा है। मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन की जो है ज़रूरत अब यहाँ पर नहीं है। तो ये जो है स्ट्रेटजी फॉलो की जा रही है। अब ये स्ट्रेटजी आपको कोई भी नॉन कम्युनिकेबल अगर डिसीज़ के बारे में आता है तो आप ये आंसर में चिपका सकते हैं यही स्ट्रेटजी को। कोई भी क्वेश्चन आता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, अगर आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं तो आप क्या स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे अपने यहाँ जहाँ आपके यहाँ बहुत ज़्यादा हाई BP के केसेस हैं, तो आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे। GS4 के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये आपको अलग से बताया। प्रीलिम्स में पूछने के चांसेस हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन GS4 मेंस में अगर आप कलेक्टर हैं और आपके डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस आ रहे हैं BP के, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, तो ये आपकी 5 स्ट्रेटजी रहेगी। इसे ध्यान रख लो, इसी टर्म्स को यूज़ करना, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे केस स्टडी में। रियलिस्टिक होना चाहिए आपकी केस स्टडीज़, ठीक। तो इसी प्रोग्राम को IHCI प्रोग्राम को 2022 में अवार्ड मिला था। 2022 UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स और WHO स्पेशल प्रोग्राम के द्वारा इसे अवार्ड दिया गया था, ठीक। अब बात कर लेते हैं कि जो किया जा रहा है क्या वो सफिशिएंट है। बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि 311 मिलियन लोगों को अभी भी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। सबसे पहले क्या करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है कि क्या रिस्क है, क्या लॉन्ग टर्म एडवर्स इम्पैक्ट हैं हाई ब्लड प्रेशर के या फिर अनट्रीटेड हाइपरटेंशन के। सबसे पहले तो लोगों को ये पता चले, तब तो वो इस तरह के चेकअप को कराएंगे, है ना। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर।
क्योर। अगर आप सही वक्त पर सारे चेक करा लें, डायग्नोसिस करा लें, तो ये डिसीज़ ऐसी नहीं है कि प्रिवेंट नहीं हो सकती और ऐसी नहीं है कि ट्रीट भी नहीं हो सकती और ख़त्म भी नहीं हो सकती। कई बार होता है कि कुछ पीरियड के लिए ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है, लेकिन अगर आप अपनी लाइफस्टाइल सुधारे हैं तो ये सारी चीज़ें रिवर्सिबल भी हो सकती है। ठीक, हाई ब्लड प्रेशर के कारण बहुत सारे जो आपके वस्कुलर सिस्टम है, जैसे कि हार्ट है, किडनी है, ब्रेन है, आइज़ है, मल्टीपल ऑर्गन्स हैं, ये सारे के सारे सिस्टम को बहुत ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट झेलना पड़ता है। इसलिए आपको अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जैसे कि IHCI है, इसी तरह का पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है, जो कि किस पे डिपेंडेंट है? एविडेंस बेस्ड पे डिपेंडेंट है। मतलब एविडेंस बेस्ड स्ट्रेटेजी अपनाने की ज़रूरत है और इसे हाई स्केल में करने की ज़रूरत है। अभी केवल 140 डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, पूरे 650 डिस्ट्रिक्ट में इसे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और यहाँ से जो हम सीख रहे हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस हैं, उसी एक्सपीरियंस को सीख करके इसे सारे डिस्ट्रिक्ट में हाई लेवल पर लार्ज स्केल में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और ना ही सिर्फ बीपी के लिए, अदर लाइफस्टाइल डिसीज़ेस के लिए भी इस तरह के प्रोग्राम को शुरू करने की ज़रूरत है, जैसे कि आपके जो शुगर हो गया और किडनी डिसीज़ से रिलेटेड जो प्रोग्राम है वो भी शुरू करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो थर्ड इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन है वो क्या है? हमारा जो है फोकस क्या रहता है? मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर पे ज़्यादा फोकस रहता है सरकार का, कि जो मॉडिफाई कर सकते हैं, जो प्रिवेंट कर सकते हैं। रिस्क फैक्टर जैसे कि आपको बोल दिया जाए कि आप तंबाकू का इस्तेमाल कम करिए, आपको बोल दिया जाए कि आप अपनी लाइफस्टाइल सुधारिए, तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं जिसे मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, जैसे कि अगर आपकी एज बढ़ रही है, एज बढ़ेगी तो ऑब्वियसली जो आपने साल 65 साल 70 साल तक के जो खाना खाया है, जो तेल खाया है, उससे आपकी धमनी, आपकी आर्टरी में ब्लॉकेज होगा ही होगा। धीरे धीरे यहाँ पर प्लेग जमा होगा और बीपी का प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली एज के साथ आएगा ही आएगा। तो हमारा जो फोकस है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर पर बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली में ऐसी हिस्ट्री है तो चांसेस बहुत हैं हाई कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है और छोटी एज में भी हो सकती है। इसके अलावा जो अडल्ट हैं उन पे भी हम फोकस नहीं कर रहे हैं। तो नॉन मॉडिफाइबल जो रिस्क फैक्टर है उस पे फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन को टारगेट करने की ज़रूरत है। हमें ये सोचना कि हाँ ठीक है, अब तो 65 साल के हो गए, बीपी का प्रॉब्लम तो होगा ही होगा, हार्ट के इश्यूज़ तो आएंगे, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो जो इनिशिएटिव्स हैं वो इन नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? जो डाइटरी सॉल्ट कंजम्पशन है, डाइटरी सॉल्ट इनटेक है, उसको कम करने के लिए कुछ एफर्ट्स या फिर स्ट्रेटजीज बनाई जा सकती है। इसी तरह की स्ट्रेटजी WHO ने ऑलरेडी बना के दी है, इसे भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। WHO हार्ट स्ट्रेटजी के अंदर एक इनिशिएटिव शुरू किया गया था, शेक द सॉल्ट हैबिट। इसके अंदर 5 अप्रोच दी हुई है। क्या क्या अप्रोच है? सबसे पहले तो जो सॉल्ट यूज़ किया जा रहा है उसे मॉनिटर करें और मेजर करें। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं आप? जो फूड इंडस्ट्री है उसको बोलें कि आप जो है सॉल्ट का यूसेज कम करिए। आप जैसे कि जो बिस्किट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, मोने को खाया होगा उसने आपने, उसमें एकदम ऊपर सॉल्ट अलग दिखता है, तो सॉल्ट का यूज़ कम करना है। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि प्रॉपर जो है स्टैंडर्ड लेबलिंग होना चाहिए और लोगों को अवेयर कराना भी ज़रूरी है कि वो पर बिस्किट कितना सॉल्ट इनटेक कर रहे हैं और एक्चुअल में कितना किया जाना चाहिए। WHO रिकमेंडेशन भी साथ में लिखी होनी चाहिए। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? लोगों को एजुकेट कर सकते हैं कि सॉल्ट से होने वाले नुकसान क्या क्या हैं, क्या किस तरीके से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और उससे आपको फ्यूचर में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट क्या किया जा सकता है? ऑब्वियसली जो लोगों में अवेयरनेस है, जो अभी हमने बात करी, उसको बढ़ा सकते हैं, है ना, कि सॉल्ट के इंटेक से आपको क्या क्या चीज़ें हो रही है। तो जो ऊपर वाली स्ट्रेटेजी है वही आपका नेक्स्ट पॉइंट भी दिया हुआ है। जैसे कि आप अचार खाते हैं, अचार में बहुत एक्सेसिव सॉल्ट होता है, पापड़ खाते हैं, नमकीन खाते हैं, जो पैकेज फूड खाते हैं, जो लेस खाते हैं, इन सब में एक्सेसिव सॉल्ट होता है। और जो आपके हाई शुगर और सॉल्ट कंटेंट प्रोडक्ट हैं इसके यूसेज को आपको कम करना चाहिए, बाहर के पैकेट वाली चीज़ों को कम खाना चाहिए। सरकार इसके अलावा और क्या कर सकती है? बेहतर एनफोर्समेंट कर सकती है फूड रेगुलेशन का और हाई फैट, शुगर और सॉल्ट कंटेंट पैकेज फूड पर हायर टैक्सेशन लगा सकती है। इसके अलावा लेबलिंग,
मैंडेटरी कर सकती है। WHO रिकमेंडेशन सामने दिखनी चाहिए, कितनी सॉल्ट रिकमेंडेशन है और कितना इस प्रोडक्ट में सॉल्ट है, ये वार्निंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो इस तरह का आर्टिकल भी हमने अभी रिसेंटली ही डिस्कस किया था। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, ये सारे मेजर लेने की ज़रूरत है अगर आपको मेंस में क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, बीपी की रेगुलर चेकिंग होना चाहिए। इसको जो है अपनी ज़िंदगी का, अपनी लाइफस्टाइल का इंटीग्रल पार्ट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप 30-35 ईयर्स से ऊपर के हो चुके हैं। जो बीपी एपरेटस है उसकी अवेलेबिलिटी पब्लिक प्लेसेस पे बढ़ाना ज़रूरी है, जैसे कि मॉल हो गया, शॉप्स हो गए, फार्मेसीज़ हो गए, जहाँ पर नॉमिनल अफोर्डेबल चार्जेस के ले करके बीपी को चेक किया जा सकता है। आप जब भी डॉक्टर के पास विजिट करें तो सबसे पहले आपका बीपी और शुगर चेकअप होना चाहिए। हर बार आप जब भी विजिट करेंगे तो ये सारी चीज़ें मैंडेटरी और इवन फ्री करना चाहिए हॉस्पिटल्स में और जो आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं वहाँ पर। तो ये बेसिकली आपके क्या होंगे, आपके वे फॉरवर्ड कहलाएंगे। चीज़ें क्लियर है क्या? होपफुली ये आर्टिकल आपको पूरी तरीके से समझ आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ड्राफ्ट डिजिटल कंपटीशन बिल एंड वाई बिग टेक अपोजेस इट। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS2 मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्टली डिजिटल कंपटीशन बिल के प्रोविजंस पूछे जा सकते हैं। आपको कहा जा सकता है कि इसे क्रिटिकल एनालाइज करिए। इसका मतलब प्रोस और कॉन्स इस बिल के प्रोविजंस के आपको बताने होंगे। बिल भी डायरेक्टली मेंस में पूछ लिया जाता है। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो आपका जब तक एक्ट नहीं बनता तब तक के प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन कई बार जो बिल न्यूज़ में है उससे रिलेटेड अगर कोई पुराना एक्ट है तो वो आपको पूछ लिया जाता है। तो कंपटीशन एक्ट 2002 आपको पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि डिजिटल कंपटीशन बिल रिसेंटली न्यूज़ में है। ये सारे एस्पेक्ट इस आर्टिकल से कवर करेंगे और समझेंगे कि जो बिग टेक कंपनीज़ है जैसे कि एप्पल हो गई, गूगल हो गई, मेटा, फेसबुक हो गए, ये इस बिल को अपोज क्यों कर रहे हैं, उनके क्या रिजर्वेशन है। सबसे पहले जो कंपटीशन एक्ट 2002 है उसके बारे में बात करेंगे। इसे इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था? इंडिया जो है मार्केट इकॉनमी में कन्वर्ट हो गया था, लेकिन क्रोनी कैपिटलिज्म का बहुत ज़्यादा खतरा होता है डेवलपिंग कंट्री में, जिसमें बिजनेस और पॉलिटिशियन के बीच में नेक्सस हो जाता है। उसके कारण क्या होता है, जो मार्केट है उसमें एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस प्रिवेल करने लगती है। जो बिजनेसेस हैं सिर्फ उन्हें ही प्रोजेक्ट मिलते हैं और ऐसे में जो स्टार्टअप होंगे वो क्या नहीं हो पाएंगे, ब्लॉसम नहीं कर पाएंगे, फ्लोरिश नहीं हो पाएंगे। जो स्टार्टअप अगर नहीं आ पाए तो ये जो बड़े कंपनीज हैं, जो बिजनेस ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं, इनकी मोनोपोली हो जाएगी और ये एक्सेसिव प्रॉफिट्स कमाएंगे, कंज्यूमर गेन नहीं होगा, लोगों को सस्ते की जगह बहुत महंगे प्रोडक्ट मिलेंगे और इसके साथ साथ जो नए स्टार्टअप आ सकते थे जिसके कारण प्राइसेस भी कम होते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता, वो सारी चीज़ें नहीं होगी। ग्रोथ तो बढ़ेगी लेकिन सिर्फ एक बिजनेस पर्सन की जो है इनकम बढ़ने के कारण ग्रोथ बढ़ेगी, उसमें ना एम्प्लॉयमेंट होगा और ना ही लोगों की इनकम बढ़ रही होगी। इन्हीं सारे कारणों से सरकार के द्वारा कंपटीशन एक्ट 2002 जो है पास किया गया था और इसके अंदर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जिसका मेन पर्पस क्या था? इनका मेन पर्पस था कि किसी भी तरह की एंटी कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी हो रही है तो उसे रोकना है। जैसे कि एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स किए जा रहे हैं, कार्टेल बनाया जा रहा है तो उसे रोकना है। इसके अलावा अगर कोई भी बड़ी कंपनी है वो अपने मार्केट डोमिनेंस के कारण एक्स्ट्रा जो है प्रिविलेज उठा रहे हैं या फिर इस तरीके की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिसके कारण न्यू प्लेयर्स एंटर नहीं हो पा रहे हैं, मार्केट में बैरियर बना दिया गया है, स्टार्टअप नहीं आ पा रहे हैं, तो अपने डोमिनेंस के कारण इस तरह की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको रोकना, उनके अगेंस्ट फाइन लगाना, उनके अगेंस्ट जो है केस फाइल करना, ये सारा काम किसका है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का है। मर्जर और एक्विजिशन गलत तरीके से करना, छोटी कंपनी को खरीद लेना जब वो फ्लरिश हो रही है उसी वक्त पे, क्योंकि बाद में चल के वो उनका कॉम्पिटिटर बन सकती है, इस तरह की एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए कंपटीशन कमीशन बनाया गया है। एक एग्जाम्पल मैं आपको इसके लिए देना चाहूँगा।
जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर है। टेलीकॉम सेक्टर में अब ऑलमोस्ट आपको देखने को मिल रहा है कि सिर्फ 2 या 3 प्लेयर हैं और तीनों प्लेयर में एक तरीके से कहीं ना कहीं एक प्राइस जो है डिसाइड हो चुका है कि हमारा जो प्राइस होगा वो यही होगा। अब कोई नई कंपनी आती है तो नई कंपनी आएगी तो वो कंपटीशन दे सकती है, लेकिन इन्होंने प्राइस इतना कम डिसाइड करके रखा है जिसे हम प्रीडेटरी प्राइसिंग भी कह सकते हैं कि नई कंपनी आके भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को एक्ट करना पड़ेगा। जब जियो ने फ्री में डेटा बांटा था तो उस समय एयरटेल ने भी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा था कि ये एक प्रेडेटरी प्राइसिंग प्रैक्टिसेस है, जिसके कारण सारे प्लेयर मार्केट से चले जाएंगे और उसके बाद ये जितना जो है लोगों से पैसा लेना चाहें ले सकते हैं, क्योंकि मोनोपोली इस्टेब्लिश हो जाएगी। इन्हीं तरह की प्रैक्टिसेस को रोकने का काम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का है। अब ये तो जनरल मार्केट के लिए है। डिजिटल मार्केट की अगर बात करें तो उसके लिए अलग से बिल बनाया जा रहा है, और जो बिल इंट्रोड्यूस किया है उसका नाम है डिजिटल कंपटीशन बिल, और इसका जो ड्राफ्ट है रिसेंटली पब्लिक कमेंट के लिए पब्लिक डोमेन में रखा गया था। उसकी लास्ट डेट निकल चुकी है और इसलिए ये हमारा न्यूज़ में आया हुआ है। जो बिल है उसने यूरोपियन जो यूनियन है उसके रेगुलेशन से इंस्पायर होके इसमें कई सारे प्रोविजंस ऐड किए हैं। कौन कौन से प्रोविजंस ऐड किए गए हैं उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रिडिक्टिव रेगुलेशन जो है की बात की जाती है। प्रिडिक्टिव रेगुलेशन या प्रोविजन क्या है? करेंटली इंडिया में जो कॉम्पिटिशन एक्ट है वो एक्स पोस्ट फैक्टो एंटी ट्रस्ट लॉ है। एक्स पोस्ट फैक्टो एंटी ट्रस्ट लॉ का मतलब क्या है? जब तक के मार्केट अब्यूज नहीं होगा तब तक के कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट नहीं कर पाएगा, फाइन नहीं लगा पाएगा और कंपनी के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं ले पाएगा। इसका मतलब क्या है? जब तक के इस तरीके की एंटी मार्केट प्रैक्टिसेस हो नहीं जाती तब तक के कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई भी रोल नहीं है इन प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। बहुत सारे ऑफिशियल्स का ये मानना है कि इससे क्या होता है, जब तक के ये कंपनी को पेनलाइज किया जाता है तब तक के इसका छोटे प्लेयर्स पे, जो छोटे आपके स्टार्टअप्स हैं उस पर डेट्रीमेंटल इफेक्ट हो जाता है। ऑलरेडी ये इतना पैसा कमा लेते हैं एंटी मार्केट प्रैक्टिसेस से कि वो ये फाइन देने के लिए भी उन्हें कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी स्मॉल प्लेयर्स हैं मार्केट से वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए अब जो है जो नया बिल है उसमें एक्स आंटे फ्रेमवर्क के प्रोविज़न को इंक्लूड किया गया है। एक्स आंटे प्रोविज़न का मतलब क्या है? यहाँ पर ऑलरेडी जो है कुछ ऐसे इश्यूज इंक्लूड किए गए हैं, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस इंक्लूड की गई है कि अगर ये प्रैक्टिसेस हो रही होगी तो ऑलरेडी आप जो है सीधे जेल में जाएंगे। मतलब प्रिवेंटिव मेजर्स यहाँ पर ऑलरेडी उन प्रैक्टिसेस को बैन लगा दिया गया है। तो यहाँ पर प्री डिटरमाइंड नो गो एरियाज है। पहले ये था कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो कंपटीशन कमीशन देखेगा कि वो प्रैक्टिसेस एंटी कॉम्पिटिटिव है या नहीं है। अब यहाँ ऑलरेडी कुछ प्रैक्टिसेस मेंशन की गई है कि ये प्रैक्टिसेस तो आप छुएंगे नहीं, इसे तो आप करेंगे ही नहीं। कौन कौन सी प्रैक्टिसेस है अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रोविजन है वो क्या है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो कोर डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, जैसे कि सर्च इंजन हो गए गूगल, जैसे कि सोशल मीडिया साइट्स हो गई फेसबुक, इनको डेजिग्नेट करेगा एज अ सिस्टमेटिकली सिग्निफिकेंट डिजिटल एंटरप्राइजेस। और ये किस तरीके से डेजिग्नेट करेगा उसके लिए कुछ जो है पैरामीटर्स बनाए हैं जो कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पैरामीटर हैं। कौन कौन से पैरामीटर हैं वो देख लेते हैं। अगर पिछले 3 साल, पिछले लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में अगर इन कंपनीज का टर्नओवर इंडिया में 4000 करोड़ से कम नहीं है या 4000 करोड़ से ज़्यादा है, और या फिर इनका जो ग्लोबल टर्नओवर है पिछले 3 साल में वो $30 बिलियन से ज़्यादा है, इस केसेस में जो कंपनी होगी उसे सिस्टमेटिकली सिग्निफिकेंट डिजिटल एंटरप्राइजेस डेजिग्नेट किया जाएगा। इसके अलावा और क्या जो है यहाँ पर पैरामीटर्स रखे गए हैं। अगर ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू इंडिया में 16,000 करोड़ से अधिक है तो भी उसे डेजिग्नेट किया जाएगा। अगर उनका ग्लोबल मार्केट कैपिटलाइजेशन $75 बिलियन से अधिक है तब भी डेजिग्नेट किया जाएगा। और लास्ट आपका जो पैरामीटर है वो क्या है? द कोर डिजिटल सर्विस प्रोवाइडेड बाय दिस कंपनी शुड हैव एट लीस्ट 1 करोड़ एंड यूज़र। जो कंपनीज हैं अगर उनके 1 करोड़ एंड यूज़र हैं ग्लोबली या फिर 10,000 बिजनेस यूज़र हैं ग्लोबली तो भी उन्हें सिस्टमेटिकली सिग्निफिकेंट डिजिटल एंटरप्राइज
क्या किया जाएगा, डेजिग्नेट किया जाएगा। और यहाँ पर जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर है किसी भी फर्म को, किसी भी बड़े बिजनेस को SSDE डेजिग्नेट करने की। अगर वो बिलीव करता है, अगर उन्होंने ये भी प्रोविज़न है कि अगर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को ये बिलीव है कि जो कंपनी है उसकी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है कोर डिजिटल सर्विसेज में, तो भी उनको SSDE डेजिग्नेट किया जा सकता है। जो आपके SSDE होंगे उन्हें बिल के प्रोविजन प्रोहिबिट किया गया है फ्रॉम एंगेजिंग इन प्रैक्टिसेस सच एज सेल्फ प्रेफरेंसिंग, एंटी स्टेयरिंग एंड रिस्ट्रिक्टिंग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। अब ये होता क्या है, इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या होती है सेल्फ प्रेफरेंसिंग? कब होता है? जब कंपनी खुद की सर्विसेज को प्रमोट कर रही होती है और बाकी कंपनी की सर्विसेज को प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है। इसका एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपके जो एंड्रॉयड फ़ोन आते हैं, एंड्रॉयड किसका है? गूगल का है। अब जब भी आप अपना फ़ोन नया ख़रीदते हैं तो उसमें कुछ ऐप्स ऑलरेडी डाउनलोड होते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम। गूगल क्रोम किसका है? गूगल का है। तो इनकी सर्विस को ये यहाँ पर प्रेफरेंस दे रहे हैं, यहाँ पर सेल्फ प्रेफरेंसिंग देखने को मिल रही है। बाकी ब्राउज़र क्यों नहीं है यहाँ पर डाउनलोड, या फिर इनको किसी भी ब्राउज़र को पहले से इंस्टॉल करके नहीं देना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें ऑलरेडी पता है कि गूगल क्रोम तो है ही, हम उसे ही यूज़ करेंगे, बाकी ब्राउज़र को यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब कोई नई स्टार्टअप कंपनी है जो कि गूगल क्रोम से बेहतर ब्राउज़र बना रही है, वो मार्केट में रह पाएगी क्या? जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन है उसमें ऑलरेडी गूगल क्रोम का ही यूज़ हो रहा है, और जो डिफ़ॉल्ट आपको दिखाई देता है आप उसे ही यूज़ करते हैं। इतना इनकन्वीनियंस तो नहीं उठाएंगे कि कोई अलग से स्पेशल जो है आप ब्राउज़र डाउनलोड करें। तो इस तरह की जो सेल्फ प्रेफरेंसिंग चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्या है आपका? एंटी स्टेयरिंग प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट है एंटी स्टेयरिंग प्रैक्टिसेस। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप गरीब हैं, आप लोग ऐप स्टोर्स में जाके बिल्कुल भी ऐप नहीं खरीद रहे होंगे। लेकिन अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आपको ऐप्स खरीदनी पड़ती है। जब आप ऐप खरीदते हैं तो जो ऐप का पेमेंट सिस्टम होता है वो इनका खुद का इनबिल्ट पेमेंट सिस्टम होता है। ये बाकी अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम का यूज़ नहीं करते हैं, ना ही आपको ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम का यूज़ करें। अगर आपको अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है तो यहाँ पर सिंगल मोनोपोली हो गई। ये भी एंटी मार्केट प्रैक्टिसेस में इंक्लूड होता है। इसे हम एंटी स्टेयरिंग प्रैक्टिसेस बोलते हैं, जिसमें जो पर्टिकुलर बिजनेस होता है वो अल्टरनेटिव नहीं देता है, किसी और बिजनेस की तरफ आप जाएँ, किसी भी तरीके से किसी और बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट हो, उसको रोकने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती है। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्टिंग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। इसका बेस्ट एग्जांपल आईफोन है। आईफोन में आप जो भी ऐप यूज़ कर सकते हैं वो iOS में चलने वाले ऐप यूज़ कर सकते हैं, एंड्रॉयड ऐप तक यहाँ पर नहीं चल सकते। तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है वो भी एक तरीके से, अगर इसे रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है तो वो भी एक तरीके से मोनोपोली प्रैक्टिसेस है, वो भी एक तरीके से एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस है। तो यहाँ पर बिल में इस तरह की प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिट किया गया है, और अगर कंपनी वायलेशन करती है इन प्रोविज़न का तो उनके ऊपर फ़ाइन लगाया जा सकता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, और वो फ़ाइन उनके ग्लोबल टर्नओवर का 10% तक हो सकता है। होपफुली ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं एसोसिएट डिजिटल एंटरप्राइजेस। एसोसिएट डिजिटल एंटरप्राइजेस कौन डेजिग्नेट करेगा? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया डेजिग्नेट करेगा। कौन सी कंपनी को कर सकता है? जैसे कि गूगल है, गूगल की एसोसिएट या फिर सब्सिडरी कंपनीज कौन कौन सी है? जैसे कि आपने मान लिया यूट्यूब, इसके अलावा और कौन सी होगी? गूगल मैप्स। ठीक, गूगल सर्च इंजन में इनका जो डेटा है उसे भी यूज़ किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं एसोसिएट कंपनी का जो डेटा है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पेरेंट कंपनी है वो डेटा यूज़ कर रही है, और उसका उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। जो बाकी ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं उन्हें नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनके पास इस तरीके से डेटा उन्हें मिल नहीं रहा है। यूट्यूब से डेटा नहीं आ रहा है, गूगल मैप से डेटा नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ें जो बाकी कंपनीज हैं उनके अगेंस्ट में जा सकती है। तो जो जितनी भी आपकी कंपनीज जो कि सब्सिडरी होगी उसे एसोसिएट डिजिटल एंटरप्राइज डेजिग्नेट किया जा सकता है। किसके द्वारा?
कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। जिस तरीके से यहाँ सिस्टमैटिक सिग्निफिकेंट डिजिटल एंटरप्राइजेस डेजिग्नेट कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पर एसोसिएट डिजिटल एंटरप्राइज कंपनी भी डेजिग्नेट करेंगे। और जो ऑब्लिगेशन एसएसडीई के अगेंस्ट में थे, वही ऑब्लिगेशन एडीईज के भी अगेंस्ट में होंगे। यही ऑब्लिगेशन इन्हें भी फॉलो करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, इनके लिए भी जो है प्रोहिबिशन होगा किन प्रैक्टिसेस में, अगर ये कोई भी सेल्फ प्रेफरेंसिंग, एंटी स्टेरिंग या फिर रिस्ट्रिक्टिंग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं तो इन्हें भी जो है पेनलाइज किया जाएगा। हालांकि ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती है कि इनका जो कोर डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर है उनसे कितना बेसिकली क्या है इन्वॉल्वमेंट है, कितना ये डेटा शेयर कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा इनके ऊपर जो पेनलाइजेशन है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट अब क्रिटिसिज्म फ्रॉम बिग टेक के बारे में बात कर लेते हैं, कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो आपका बिल है उसके क्या इश्यूज़ हैं उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो बिग टेक कंपनीज़ हैं उनका ये कहना है कि जो एक्स आंट फ्रेमवर्क है ये मार्केट के लिए सही नहीं है, इनफैक्ट ये स्टार्टअप के लिए भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है उसे समझते हैं। पहले तो एक्स आंट फ्रेमवर्क तो आप जान ही चुके हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी जो प्रिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स है वो बिल में डाला जा रहा है कि कौन सी चीज़ों को आपको फॉलो करना है, कौन सी चीज़ों को नहीं करना है, कौन से नो गो एरियाज़ हैं। अगर आप इसमें जाते हैं तो आपको पेनलाइज किया जाएगा। इन मार्केट प्रैक्टिसेस को पहले ही मेंशन करके रख दिया गया है। पहले वाले जो एक्ट थे कॉम्पिटिशन एक्ट में, वो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस था। उसमें जब आप कर लेते थे कि आपने कोई एक्टिविटी कर ली, उसके बाद पता चलता था कि ये मार्केट प्रैक्टिस है या फिर ये मार्केट प्रैक्टिसेस नहीं है। यहाँ पर हमने पहले से ही कुछ प्रैक्टिसेस को इंक्लूड कर लिया और उसमें बैन लगा दिया गया है। तो यहाँ पर जो बिग टेक कंपनी है उनका कहना क्या है कि इससे जो कंप्लायंस बर्डन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और जो फोकस है वो इनोवेशन और रिसर्च से हट करके ये जो कंप्लायंस है इस पे आ जाएगा। इससे जो नई स्टार्टअप कंपनी इतना ज़्यादा अगर कंप्लायंस बर्डन बढ़ जाता है तो उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और वो मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो यहाँ पर क्रिटिसिज्म कहा जा रहा है वो हायर कंप्लायंस बर्डन और हायर कंप्लायंस कॉस्ट है, जिसके कारण स्टार्टअप मार्केट में ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो इंडस्ट्री है, बिग टेक कंपनीज हैं, उनका ये भी कहना है कि जो यूरोपियन यूनियन है वहाँ पर जो डिजिटल मार्केट एक्ट आया है उसके बाद से, उसके इम्प्लीमेंटेशन के 1 साल के बाद से सिंपल गूगल सर्च करने में लगभग 4000% टाइम इंक्रीज हो चुका है। क्योंकि आप जब सर्च करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, उसके कारण कौन सी चीज़ें दिखानी हैं, कौन सी चीज़ें नहीं दिखानी हैं, ये सारे नॉर्म्स को फॉलो करने के चक्कर में है ना, जो टाइम है आपको सर्च इंजन में जाने के बाद जो दिखाया जा रहा है वो रिजल्ट जो आ रहा है उसमें बहुत टाइम लग सकता है। यहाँ पर 4000% टाइम बढ़ा है, जिसके कारण जो इफ़ेक्टिवनेस है गूगल की या बाकी कंपनीज़ की वो बहुत कम हो जाएगी और यूज़र के लिए बेसिकली बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जो बेनिफिट्स उनको मिल सकते हैं वो नहीं मिलेंगे, अननेसेसरली उनका टाइम यहाँ पर वेस्ट हो रहा है। इसके अलावा जो एप्पल जैसी कंपनी है जहाँ पर आप थर्ड पार्टी ऐप स्टोर यूज़ नहीं कर सकते, इवन आप थर्ड पार्टी ऐप भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो कई सालों से इसके अगेंस्ट में है कि इस तरह के प्रोविजंस नहीं आने चाहिए। और उनका जो रीज़न है वो है प्राइवेसी और सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से। जो लोगों की प्राइवेसी है और जो नए ऐप यूज़ कर रहे हैं थर्ड पार्टी ऐप, उसके कारण उनका डेटा चोरी हो सकता है और उसकी गारंटी आईफोन नहीं ले सकता। तो ऐसे में जो है आईफोन अपने यूज़र्स को बोलता है कि आप बाहर के किसी भी ऐप को यूज़ नहीं कर सकते। एंड्रॉयड जो कि ओपन है, बाहर के ऐप वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी जो है ये पोटेंशियल जो सिक्योरिटी रेमिफिकेशन है इसको समझता है और इसलिए जो थर्ड पार्टी आपके जो ऐप हैं है ना, जो थर्ड पार्टी ऐप में रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है उसको एंड्रॉयड भी सपोर्ट कर रहा है। और थर्ड जो कॉन्स है, जो थर्ड इशू है उसकी अगर हम बात करें तो वो है कि यहाँ पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास डिस्क्रिशन है क्वालिटेटिव बेसिस पे। एक प्रोविज़न हमने ये भी कहा था कि अगर किसी डिजिटल कंपनी की सिग्निफिकेंट प्रेजेंस किसको फील हो रही है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को फील हो रही है, उसे ऐसा लग रहा है, तो वो उसको एसएसडीई डेजिग्नेट कर सकता है। तो उसका यहाँ पर पूरा का पूरा क्या प्रिवेल हो रहा है, डिस्क्रिशन प्रिवेल हो रहा है। और अगर सीसीआई का डिस्क्रिशन रहेगा तो डिसीजन मेकिंग भी आर्बिट्री होगी और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है जो डिजिटल कंपनी है उनको, और जो ओवरऑल स्टार्टअप है उनको इम्पैक्ट पड़ेगा, इनोवेशन एंड रिसर्च को इम्पैक्ट पड़ेगा, छोटे बड़े प्लेयर सबको इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा जो बिग टेक फर्म होते हैं वो डेटा शेयर करते हैं और ये डेटा शेयरिंग पे बहुत सारे स्टार्टअप
स्टार्टअप रिलाय करते हैं, नए नए स्टार्टअप बनते हैं। तो अगर ये जो डेटा शेयरिंग के लिए आपने जो नॉर्म्स बनाए हैं एसोसिएट जो आपके डिजिटल एंटरप्राइजेज हैं उसको अगर आप रोकते हैं, डेटा शेयरिंग को रोकते हैं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है फ्यूचर में इनोवेशन और रिसर्च फील्ड में और स्टार्टअप फील्ड में। बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उनका इस क्रिटिसिज्म पर क्या कहना है। तो जो ऑफिशियल है उनका ये मानना है कि ये जो डिजिटल कंपनी है इन लोगों ने मोनोपोली बना ली है और स्टार्टअप कंपनी फ्लोरिश नहीं हो पा रही है। लास्ट ईयर ही कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल पर फाइन लगाया था, 1300 करोड़ के आसपास का ये फाइन था फॉर इट्स एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस इन एंड्रॉयड सिस्टम, जो मैंने अभी आपको समझाया गूगल क्रोम के माध्यम से। ठीक, एंड्रॉयड है तो आप ऑलरेडी जो है गूगल क्रोम को क्या कर रहे हैं, पहले से ही इंस्टॉल कर रहे हैं। तो इसके लिए जो एंटी मार्केट प्रैक्टिसेस थी कंपटीशन कमीशन ने इनके ऊपर फाइन लगाया था। ऑफिशियल्स का कहना क्या है? ऑफिशियल का कहना ये है कि ये अपनी जो डोमिनेंस पोजीशन है मार्केट में उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि आप व्हाट्सएप की ही बात कर लीजिए, व्हाट्सएप जो है अब एक डिफ़ॉल्ट मैसेजिंग ऐप बन चुका है, 97% इसका मार्केट शेयर है। जबकि इसमें प्राइवेसी की बात करें तो बिल्कुल भी प्राइवेसी नहीं है। इसके जो अल्टरनेटिव हैं वो है सिग्नल, लेकिन उसके बावजूद भी एक नॉर्म सा बन गया है कि आपके पास व्हाट्सएप होना ही चाहिए, जबकि इसमें प्राइवेसी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा हैं। और उसका रीज़न क्या है? जो एंटी मार्केटेड प्रैक्टिसेस हैं वो सारी चीज़ें रीज़न हैं। और इसके कारण जो स्टार्टअप हैं, जो छोटे छोटे कंपनीज़ के मैसेजिंग ऐप हैं, टेलीग्राम है, सिग्नल है, वो मार्केट कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं और फिर वो सर्वाइव बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। गूगल सर्च कर रहे हैं हम, डक डक गो का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसका रीज़न भी यही है, इनका मार्केट डोमिनेंस। तो इसको कम करने के लिए ये बिल्कुल लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चीज़ें होपफुली आपको क्लियर हो गई होगी। ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की पोजीशन है, समझ में आ गया।